もし本当に少しだけ生きたい。もう一緒に海へ連れてって。फाइनली किवी और मोजू भी ऊपर आ जाते हैं। वो लोग वहाँ पे लगे लीवर को नीचे खींच देते हैं, जिससे एक ब्रिज जो कि कोर्ट हाउस और टावर ऑफ लॉ को कनेक्ट करता है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। लूफी और सब लोग तैयार है रॉबिन को बचाने के लिए। ब्रिज धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन तभी वो ब्रिज वहीं पे रुक जाता है। नीचे पाओली-सान और ज़ाम्बाई बास्करविला का सामना कर रहे थे। पाओली-सान और ज़ाम्बाई का एक हमला बास्करविला के ऊपर लगता है और इस वजह से बास्करविला 3 हिस्सों में बट जाता है। एक्चुअल में ये दोनों हमेशा बीच वाले के ऊपर बैठे रहते हैं, तो हाँ ये तीनों एक नॉर्मल इंसान है। दूसरी तरफ फ्रैंकी बहुत ही सीरियस लग रहा था। फ्रैंकी प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स को बाहर निकालता है। यही वो चीज है जिसके पीछे स्पांडम कब से पड़ा हुआ था। काको और लुच्ची इस चीज को देख के बहुत ही हैरान थे, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट फ्रैंकी के हाथों में है वो बिल्कुल असली है। फ्रैंकी बिना टाइम को बर्बाद किए उस ब्लूप्रिंट को जला देता है। फ्रैंकी नहीं चाहता कि कैसे भी एंशिएंट वेपन प्लूटोन को बनाने का तरीका स्पांडम जैसे लोगों के हाथ लगे। स्पांडम की आंखों के सामने उसका सपना जल रहा था, लेकिन अभी भी उसके पास एक तरीका है और वो है निको रॉबिन। फ्रैंकी जब अपने साथियों को देखता है कि कैसे वो लोग उसे बचाने के लिए एनिस लॉबी जैसी खतरनाक जगह पे आ चुके हैं, फ्रैंकी इस चीज को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जब फ्रैंकी का ध्यान उसके साथियों के ऊपर था, तब पीछे से आगे स्पांडम उसे गिरा देता है। कोकोरो-सान ट्रांसपोर्टर स्नेल के ऊपर कॉल करती हैं और सबको नीचे कूदने के लिए कहती हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर कोकोरो-सान उन्हें नीचे कूदने के लिए क्यों कह रही हैं। ये जानते हुए कि अगर वो लोग नीचे गिरते हैं तो वो लोग जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। खैर लूफी सबको पकड़ता है और वहाँ से कूद जाता है। हम देखते हैं कि पीछे से कोकोरो-सान रॉकेटमैन को लेके आती हैं। लूफी सबको लेके उसके ऊपर लैंड करता है। रॉकेटमैन फ्रैंकी से भी टकराता है और उसे लेके आगे बढ़ने लगता है और ऐसे ही वो लोग टावर ऑफ लॉ के अंदर आ जाते हैं। लूफी इन सबको देख के CP9 बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब वो लोग लूफी इन सबको मार सकते हैं। नीचे जब सब लोग अपने पैरों पे खड़े होते हैं, उनके सामने फुकुरो आता है। फुकुरो के हाथों में एक चाबी थी और ये वो चाबी हो सकती है जिससे रॉबिन का लॉक खुल सकता है। तो समझो अभी सभी CP9 के मेंबर के पास एक एक चाबी है और उन्हीं में से एक चाबी है जिससे रॉबिन दोबारा आजाद हो सकती है। और किसी को नहीं पता कि आखिर वो चाबी है कौन सी। सभी चाबियों के ऊपर एक एक नंबर है जो कि सेम उस लॉक के ऊपर भी लगा होगा। इससे पहले कि लूफियन सब फुकुरो के ऊपर हमला कर पाते, फुकुरो वहाँ से चला जाता है। लूफियन सब उन चाबी को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। जब नामी उन चाबी को ढूंढने के लिए जा रही थी, उसके सामने कुमाडोरी आ जाता है और अब नामी को कुमाडोरी को हराना होगा। दूसरी तरफ सोगेकिंग जब एक रूम के अंदर जाता है, उसे वहाँ पे जाबरा सोते हुए दिखता है। जाबरा दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ था और उसके पास ही एक चाबी पड़ी हुई थी। सोगेकिंग इस मौके का फायदा उठा के उस चाबी को लेने के लिए आगे बढ़ता है। जोरो काकू के सामने था, लेकिन सबसे बुरा सांजी के साथ होता है। सांजी जिस रूम के अंदर जाता है उसके अंदर कालिफा होती है। जोरो और काकू के बीच में एक खतरनाक स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। दूसरी तरफ जब सोगेकिंग उस चाबी को लेने अंदर जाता है, तब जाबरा अचानक से अपनी डेविल फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करता है और वो एक भेड़िया बन जाता है। दूसरी तरफ जोरो काकू के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो काकू को इस हालत में ला देता है कि वो मजबूर हो जाता है अपने डेविल फ्रूट की पावर को इस्तेमाल करने के लिए। वो अपनी डेविल फ्रूट की पावर से एक जिराफ का रूप ले लेता है। और जोरो एक फ्लोर नीचे गिर जाते हैं और जहाँ पे वो लोग गिरते हैं वहाँ पे सोगेकिंग और जाबरा थे। जाबरा का ध्यान काकू के ऊपर जाता है और वो उसे देख के हंस रहा था। सोगेकिंग की नजर एक हथकड़ी के ऊपर जाती है। सोगेकिंग जाबरा को उसी हथकड़ी से बांधना चाहता है ताकि जाबरा अपने डेविल फ्रूट की पावर का इस्तेमाल न कर पाए। वो ऐसा करने जा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान काकू के ऊपर जाता है, जो कि उसे बहुत ही फनी लग रहा था और इसी चीज की वजह से वो गलती से
जाबरा की जगह वो हथकड़ी जोरो को पहना देता है। काकू अपनी गर्दन को घुमा के टेम्पेस्ट किक जैसा अटैक यूज करता है, जिससे उस बिल्डिंग का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। इसी के साथ जोरो और सोगे किंग एक बंधन में बंध जाते हैं। जाबरा और काकू आपस में बहस कर रहे थे कि किसका डेविल फ्रूट ज्यादा बेहतर है और जिराफ और भेड़िए में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जाबरा तो काकू के ऊपर हंस रहा था। इसी बीच चॉपर वहाँ से गुजरता है। सोगे किंग और जोरो चॉपर से कहते हैं कि वो उस चाबी को लेके यहाँ पे आए जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा हो, क्योंकि जिस हथकड़ी में दोनों बंधे हुए हैं वो सिर्फ 2 नंबर चाबी से खुल सकता है। चॉपर उस चाबी को ढूंढने वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर पहले जोरो ने उनसे पूछा था कि क्या उनके पास 2 नंबर वाली चाबी है या नहीं। जाबरा और काकू में से किसी के पास भी 2 नंबर वाली चाबी नहीं होती। दूसरी तरफ लूफी अभी गेट ऑफ जस्टिस के सामने है। वो अब डायरेक्टली गेट ऑफ जस्टिस के सामने जाना चाहता है। दूसरी तरफ नामी को कुमाडोरी अपने बालों से पकड़ लेता है। सांजी जो कि कालिफा के साथ मस्त एंजॉय कर रहा था, कालिफा उसे थोड़ा बहकाती है और वो सांजी को एक किक मार के वहाँ से दूर कर देती है। कालिफा एक के बाद एक सांजी के ऊपर हमला कर रही थी। जब कालिफा दोबारा उसके ऊपर हमला करने जाती है, सांजी उस हमले को अपने किक से रोक देता है, लेकिन कालिफा सांजी के बहुत गलत जगह पे मारती है। कालिफा जब उसके ऊपर दोबारा हमले करने जाती है तब बड़ी मुश्किल से सांजी अपने आप को बचा पाता है। सांजी फाइनली अपनी पूरी स्पीड में आ रहा था। सांजी कालिफा को जमीन पे गिराता है। भले ही कालिफा सांजी के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन सांजी उसे नहीं मारता। कालिफा सांजी की स्पीड देख के हैरान थी। उसे रियलाइज हो जाता कि वो अगर ऐसे ही रही तो शायद सांजी उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। कालिफा अपने डेविल फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करती है। नीचे कुमाडोरी नामी के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो नामी को अपने बालों से पकड़ के रखता है। वो अभी नामी को मार देता, लेकिन अचानक से वहाँ पे चॉपर आता है और कुमाडोरी को मार के नामी से दूर कर देता है। चॉपर नामी को लेके वहाँ से भागने लगता है। नामी के पास 3 नंबर की चाबी है और ये चाबी उसने थोड़ी देर पहले कुमाडोरी से चुराई थी। नामी और चॉपर जब वहाँ से जा रहे थे, उनके साइड में कोई चीज ऊपर से गिरती है। जब उनका ध्यान उसके ऊपर जाता है तब वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज ऊपर से गिरी थी वो कोई और नहीं बल्कि अपना सांजी है। नामी और चॉपर हैरान थे। वो लोग सोच रहे थे कि आखिर सांजी की इस हालत को किसने किया होगा। जब नामी को पता चलता कि इसके पीछे कालिफा है, तब नामी समझ जाती है सांजी ने कालिफा से लड़ाई नहीं की होगी। लेकिन फिर भी नामी को समझ नहीं आता कि आखिर सांजी ने अपनी दुश्मन कालिफा के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। सांजी नामी से कहता है कि कालिफा भले उसकी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन है तो वो लड़की ही। चाहे कुछ भी हो, सांजी एक लड़की को नहीं मार सकता, भले ही चाहे वो लड़की उसकी जान की दुश्मन क्यों ना हो। नामी सांजी को मारती है, लेकिन वो सांजी से इम्प्रेस थी। नामी डिसाइड करती है कि अब कालिफा को वो संभालेगी। नामी ऊपर जब जा रही थी, वहाँ पे कुमाडोरी दोबारा आ जाता है, लेकिन चॉपर अब डिसाइड करते कि वो कुमाडोरी को संभालेगा। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे, जो कि अभी पानी में डूब रहा है। लूफी पानी से ही गेट ऑफ जस्टिस के सामने जाना चाहता था। खैर लूफी को चिमनी और गांव में बचा लेते हैं। उनके साथ ही लूफी एक अजीब सी जगह पे जाता है, जहाँ पे एक गेट था और उसके आगे स्पांडम और लुच्ची रॉबिन को लेके जा चुके हैं। चिमनी ने ये रास्ता तब देखा था जब स्पांडम रॉबिन को लेके जा रहा था। लूफी चिमनी और गॉम्बे को दूर रहने के लिए बोलता है। ये दरवाजा सिर्फ नेवी के ऑर्डर पे खुल सकता है और इसको तोड़ना भी बहुत बहुत मुश्किल है। हम देखते कि लूफी की शैडो बड़ी और बड़ी हो रही थी। तभी वहाँ से एक बहुत तेज आवाज आती है। हम देखते हैं कि लूफी ने उस दरवाजे को तोड़ दिया है। इस अटैक को यूज करने के बाद लूफी का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। लूफी उस गेट के अंदर जाता है और कुछ समय के बाद उसका साइज दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लूफी रॉबिन को बचाने के लिए अपनी फुल स्पीड में भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पांडम लुच्ची के साथ रॉबिन को लेके आगे बढ़ रहा था। उन्हें भी उस धमाके की आवाज आती है, लेकिन स्पांडम को लग रहा था कि उसे सिर्फ एक वहम हुआ होगा, क्योंकि उसे इस बात पे विश्वास था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन लुच्ची स्पांडम को बताता कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। स्पांडम इस बात को सुन के हैरान था। वो लुच्ची से पूछता कि आखिर जब उसे पता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तब उसने किसी को मारा क्यों नहीं। लुच्ची बस स्पांडम से इतना कहता है, वो क्योंकि तुमने मुझे
ऑर्डर नहीं दिया। सीन शिफ्ट होता है फ्रैंकी पे, जिसके सामने अभी फुकुरो है। फ्रैंकी उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन फुकुरो अपनी स्पीड से उससे बच जाता है। जब फुकुरो फ्रैंकी के ऊपर हमला करने आता है, तब फ्रैंकी उसके मुंह को पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है। फ्रैंकी उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाल अब उतने स्ट्रेट नहीं हैं, जिसका मतलब है कि फ्रैंकी अपनी एनर्जी को खोने वाला है। फुकुरो फ्रैंकी के ऊपर हमला करता है। उस हमले से फ्रैंकी अपने आप को बचा नहीं पाता। फ्रैंकी फुकुरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन फुकुरो के ऊपर उसका कुछ भी खास असर नहीं होता। उल्टा फुकुरो उसे एक जोरदार पंच मारता है। फ्रैंकी अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके फुकुरो के ऊपर एक जोरदार हमला करने लगता है। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे कुमाडोरी और चॉपर की एक खतरनाक लड़ाई चल रही थी। और उस लड़ाई में कुमाडोरी चॉपर के ऊपर भारी पड़ रहा था। चॉपर को दूर फेंकने के बाद जब कुमाडोरी अपना ड्रामा कर रहा था, तब चॉपर उसे उस बड़े वाले फ्रिज के अंदर पैक कर देता है। फ्रैंकी चॉपर से कहता है कि वो उस फ्रिज के अंदर से कोला की बोतल बाहर ले आए। पहले तो चॉपर फ्रैंकी के ऊपर बहुत गुस्सा था। फ्रैंकी फैमिली ने उसके के साथ जो भी किया था, उसके लिए चॉपर ने अभी भी उसे माफ नहीं किया। फ्रैंकी चॉपर को समझाता कि वो भी उनकी साइड में है और पहले की बातों को याद करने का उसके पास अभी टाइम नहीं है। चॉपर सिर्फ रॉबिन को बचाने के लिए फ्रैंकी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। चॉपर फ्रिज से एक बोतल निकाल के फ्रैंकी को देता है, जिसको पीने के बाद फ्रैंकी बहुत फ्रेश फील करता है। वो फुकुरो के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन फुकुरो उसे पहले ही मार के उड़ा देता है। फ्रैंकी ने जो अभी पिया था वो कोला नहीं था, वो बस एक नॉर्मल जूस था। फ्रैंकी चॉपर के ऊपर गुस्सा करता है और इस बार उसे ध्यान से काम करने के लिए बोलता है। इस बार भी चॉपर उसे कोला नहीं दे पाता और फ्रैंकी बहुत ही शांत हो जाता है। वो तो फुकुरो से कहता है कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आओ बैठ के चाय पीते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रैंकी चॉपर के ऊपर दोबारा गुस्सा होता है और वो उसे एक आखिरी चांस देता है। इस बार फाइनली चॉपर उसे कोला देता है, जिसको पीने के बाद फ्रैंकी के खड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाल फ्रैंकी फाइनली उसे अपने पावर से मारता है, जिससे फुकुरो बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर उड़ जाता है। एक पंच के बाद फुकुरो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी फुकुरो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होता है। फ्रैंकी अपने बॉडी को थोड़ा सा चेंज करता है और वो अपने कंधों से फुकुरो के ऊपर फायर करने लगता है। फुकुरो उससे बड़े आराम से बच रहा था, लेकिन मुसीबत तब आती है जब फ्रैंकी उसे बताता है कि उन बुलेट्स में ट्रैकर लगे हुए हैं, जिसका मतलब कि फुकुरो कहीं पे भी जाए, लेकिन ये बुलेट्स उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। फ्रैंकी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक से फुकुरो वहाँ से गायब हो जाता है। फुकुरो को सिर्फ आवाज आ रही थी, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। फुकुरो सिर्फ छिप रहा था, जिसे चॉपर एक पंच मार के बाहर ला देता है। फुकुरो फ्रैंकी के ऊपर बहुत तेजी से हमला करने जाता है, जिससे फ्रैंकी और फुकुरो दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। फुकुरो को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मून वॉक आता है और वो जब चाहे तब वहाँ से बच के बाहर आ सकता है। लेकिन फ्रैंकी उस पानी के साथ आगे बहा जा रहा था, और अगर फ्रैंकी इस वाटरफॉल के नीचे जाता है तो फिर उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। चॉपर ये सब चीजों को देख रहा था और उसे फ्रैंकी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन तभी उस फ्रिज को तोड़ के कुमाडोरी बाहर आ जाता है। कुमाडोरी पहले से ज्यादा मोटा दिख रहा था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने फ्रिज का सारा खाना खा लिया। फुकुरो फ्रैंकी को छोड़ के वहाँ से बच के भाग रहा था, लेकिन फ्रैंकी थोड़ा दम लगा के फुकुरो के पैरों को पकड़ लेता है। फुकुरो के लिए ऐसे मूनवॉक कर पाना बहुत ही मुश्किल था, और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक से फ्रैंकी को लेके जोर जोर से घूमने लगता है, लेकिन फ्रैंकी बड़े आराम से उसके पैरों को पकड़ लेता है और बिल्डिंग के तरफ कूप दी वेंट यूज करके फुकुरो का इस तरह घूमना बंद कर देता है। और एट द एंड एक और कूप दी इवेंट यूज करके फुकुरो का गेम ओवर कर देता है। फुकुरो को हराने के बाद फुकुरो से उसका चाबी ले लेता है, और उस चाबी के ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ था, और इसी नंबर से याद आया नंबर 2। जोरो और सोगेकिंग अभी भी जाब्रा और काकू से बच के भाग रहे थे, लेकिन जोरो इस तरह भागते भागते थक चुका था। उसके दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है, और वो था सोगेकिंग को एक तलवार पकड़ा के उसको ही एक तलवार की तरह इस्तेमाल करना। सोगेकिंग बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, उसके आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। तो अब सीन शिफ्ट होते है कुमाडोरी और चॉपर पे। वो अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। कुमाडोरी की एक खास बात थी,
उसने सालों साल ट्रेनिंग और तपस्या करने के बाद वो अब एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जिस लेवल पे आने के बाद वो अपने बॉडी के हर एक हिस्से को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो उसके बाल ही क्यों ना हो। कुमाडोरी अपने बालों को कंट्रोल करके चॉपर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। चॉपर उससे बड़ी मुश्किल से बच पाता है। इस हमले के बाद कुमाडोरी अचानक से गायब हो जाता है। चॉपर जब उसे ढूंढ रहा था तभी कुमाडोरी उसके ऊपर फिंगर पिस्टल का इस्तेमाल करता है, लेकिन चॉपर सही टाइम पे वहाँ से निकल जाता है। चॉपर अपने हेवी पॉइंट फॉर्म में आके उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। कुमाडोरी आयरन बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से चॉपर के हमले का असर उसके ऊपर नहीं होता, उल्टा उस हमले की वजह से उसके हाथों पे बहुत चोट लग जाती है। चॉपर कुमाडोरी से निपटने के लिए एक और रंबल बॉल खा लेता है। चॉपर ने ऑलरेडी एक रंबल बॉल खाया हुआ था, लेकिन चॉपर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 6 घंटे से पहले दूसरी रंबल बॉल को खाता है तो ये उसके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चॉपर के पास अभी सिर्फ 3 मिनट का समय है। वो कुमाडोरी के ऊपर अपनी फुल पावर से हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुमाडोरी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। कुमाडोरी अपने बालों से फिंगर पिस्टल का इस्तेमाल करता है, जिससे चॉपर की हालत बद से बदतर हो रही थी। समय निकला जा रहा था और चॉपर कुमाडोरी का सामना नहीं कर पा रहा था। कुमाडोरी चॉपर के ऊपर अपना सबसे खतरनाक मूव रोज ब्लिजार्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे चॉपर वहीं पे गिर जाता है। कुमाडोरी के हमले से वहाँ पे आग लग जाती है। कुमाडोरी अपना एक पैर चॉपर के मुंह के ऊपर रख देता है और वो इस हालत में पड़े चॉपर के ऊपर टेम्पेस्ट किक को लगातार इस्तेमाल करता है। चॉपर को इस हालत में एक बात याद आती है, जब वो एक दिन बहुत ही बुरी हालत में था। डॉक्टर कुरिया उसे बताती है कि चॉपर ने अपने उस पावर के इस्तेमाल करके लगभग एक पूरे शहर को खत्म कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी चॉपर को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसने एक साथ 3 रंबल बॉल को खा लिया था और आज दोबारा चॉपर उस तीसरे रंबल बॉल को खा लेता है। और इतना ही याद रखना, इसको खाने के बाद अपना चॉपर मर भी सकता है। चॉपर का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। चॉपर को देख के पता लग रहा था कि अब वो अपने होश में नहीं है। कुमाडोरी चॉपर को इस तरह देख के बहुत ही हैरान था, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन चॉपर उसे अपने हाथों से जमीन में पटक देता है और उसके बाद वो अपने एक पंच को बनाता है और उसी पंच के साथ कुमाडोरी का गेम ओवर कर देता है। चॉपर कुमाडोरी को उठाता है और बिल्डिंग से बाहर जाके उसे कहीं दूर फेंक देता है।